वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी के लिए नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 114। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 30 जून 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। फोकस करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों पर, पीसीएस लेवल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित खेती का उदाहरण है, बताइए इनमें से। मिश्रित खेती का कौन सा उदाहरण हो सकता है इनमें से। एक ही खेत में दलहन के साथ गेहूं का उत्पादन, एक ही खेत में चने के साथ धान का उत्पादन, मवेशी पालन के साथ गेहूं का उत्पादन, या फिर एक ही खेत में एक वर्ष में एकाधिक फसलों का उत्पादन। तो मिश्रित खेती का जो उदाहरण है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मवेशी पालन के साथ साथ गेहूँ का उत्पादन, या फिर धान का उत्पादन, या फिर कोई भी दूसरी फसलों का उत्पादन। तो मिश्रित खेती ऐसी खेती होती है जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ह्यूमस तथा ह्यूमीकरण से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए ह्यूमस है ये। ह्यूमस अपने भार का 80 से 90% आर्द्रता धारित कर सकता है, इसलिए सूखे की स्थितियों को सहन करने की मृदा की क्षमता में वृद्धि करता है। और ह्यूमस का गहरा रंग सामान्यतः काला और भूरा बसंत में ठंडी मृदाओं को गर्म रखने में मदद करता है। मृदा के लिए ह्यूमीकरण की हार्मोन संबंधी तथा पोषण संबंधी दोनों तरह की भूमिकाएं होती हैं, और ह्यूमीकरण की प्रक्रिया एक अवायवीय प्रक्रिया है। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, एक तो पक्का गलत होगा। देखिए ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि ह्यूमीकरण की प्रक्रिया अवायवीय थोड़ी अवायवीय प्रक्रिया है एक। तो ह्यूमीकरण जो है ऑक्सीकृत जल और भूजल स्तर के नीचे ऑक्सीजन के सहयोग से पीट में जल के पीएच मानों ऊष्मा के मुक्त होने अथवा पीट के तापमान के कारण होने वाली सतत ऑक्सीकरण क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो वायवीय है, वायवीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने में से कौन सा करेक्ट है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है, और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशोन्मुखी होता है, मतलब बहुत सारी दिशाओं में। तो इसको कई बार बताया होगा मैंने। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, यानी घास को खाएगी टिड्डी, टिड्डी को खाएगा खरगोश, खरगोश को खाएगा बाघ खा सकता है, या सांप खा सकता है कोई भी। और एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा जाती है ना, तो मान लीजिए यहाँ 100% ऊर्जा है, तो अगले पोषण स्तर में केवल 90% 10% ऊर्जा ही जाएगी, 90% यहीं रुक जाएगी। फिर इससे अगले पोषण स्तर में इस 10% का 90% यहीं रुक जाएगा, केवल 10% जाएगा। तो अगले पोषण स्तर में जो है ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों के संचरण, चक्रण तथा पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, और इसके अंतर्गत जल चक्र तथा गैसीय चक्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य बताना है इस बार। तो इन चारों में से एक गलत होगा, नहीं भी हो सकता है क्योंकि इसमें दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जब एक प्रजाति नुकसान में रहती है तो दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की क्रिया को असहभोजिता कहते हैं। क्या बोलते हैं, असहभोजिता। जब एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है, इस प्रकार की क्रिया को बोलते हैं परभक्षण। और जब एक प्रजाति को लाभ मिलता है और दूसरी प्रजाति प्रभावित रहती है, तो इसे बोलते हैं सहभोजिता। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर, क्योंकि उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। तो उपरोक्त जो हैं सभी सत्य हैं। पेनिसिलियम कवक व बैक्टीरिया असहभोजिता के उदाहरण हैं। शेर द्वारा हिरण का शिकार करना परभक्षण हो गया, और चूसक मछली या फिर सार की सतह पर चूसक मछली जो है सार की सतह पर जुड़ी रहती है, यह सहभोजिता का उदाहरण है, भोजन व सुरक्षा प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या का पिरामिड व बायोमास पिरामिड हमेशा सीधे रहते हैं, और ऊर्जा का पिरामिड उल्टा सीधा दोनों हो सकते हैं।
देखिए ऊर्जा के पिरामिड के बारे में कई बार बताया होगा। संख्या का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड जो है वो सीधे उल्टे हो सकते हैं, लेकिन जो ऑल ऊर्जा का पिरामिड होता है ना वो ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन, मतलब हमेशा सीधा होता है किसी पारिस्थितिक तंत्र में। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये डी है इसका आंसर। तो देखिए दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, असत्य हैं। संख्या का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड उल्टे और सीधे दोनों रूपों में हो सकते हैं, परंतु ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, प्राथमिक अनुक्रमण खाली क्षेत्रों जैसे कि चट्टानों, नवनिर्मित डेल्टाओं जहाँ पहले किसी समुदाय का अस्तित्व नहीं था में होता है, और प्राथमिक अनुक्रमण में द्वितीयक अनुक्रमण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर वहाँ स्टेटमेंट ये होता कि द्वितीयक अनुक्रमण में प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा अधिक समय लगता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रमण में अधिक समय लगता है, द्वितीयक में कम समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया में केवल जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। अनुक्रमण की प्रक्रिया में केवल वनस्पति समुदाय पारितंत्र से गुजरते हैं। देखिए वनस्पति जात प्राणी जात दोनों होता है, और जैविक घटक अजैविक घटक दोनों होते हैं। 50 बार तो बताया होगा आप लोगों को। कौन सा सही है इनमें से? कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया में जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी 50 बार बताया होगा। मतलब बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक एक तरह से हरे पेड़ पौधे हो गए, हिरन हो गया, बकरी हो गई, और क्या हो गई, गाय भैंस, सब मवेशी क्या जैविक घटक हैं जिसमें जीवन, वो जैविक घटक। अजैविक घटक क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश, तापमान, मृदा, आर्द्रता, स्थलाकृति, वर्षा, ये सब अजैविक घटक है। पारिस्थितिक अनुक्रमण से वनस्पति और जंतु दोनों समुदाय परिवर्तन से गुजरते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित हैं? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, वेटलैंड इंटरनेशनल। तो वेटलैंड इंटरनेशनल तो है, और IUCN भी है, और UNDP भी है, यूनेस्को भी है, सारे के सारे तो हैं मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उपरोक्त सभी संस्थाएं जो हैं मैंग्रोव संरक्षण से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, प्रवाल जूजेंथली के साथ सहयोगकारिता में रहता है। प्रवाल जूजेंथली को आवास की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये इसका भी आंसर सी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। यहाँ देखना बहुत जरूरी है, पूछा क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट। ज्वारंतमुख मतलब एस्चुरीज में पारिस्थितिकी उत्पादकता अधिक होती है, और ज्वारंतमुख के द्वारा भूमिगत जल का पुनर्भरण होता है। तो एस्चुरीज में अधिक होती है, डेल्टाई क्षेत्रों में अधिक होती है, एस्चुरी में अधिक होती है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन वनों की लकड़ी का सर्वाधिक आर्थिक महत्व है? भूमध्य रेखीय वन, मानसूनी वन, और कौन सा है, टेंगा वन, या फिर भूमध्य सागरीय वन? सोचो सोचो, सर्वाधिक महत्व की लकड़ी कौन सी है इसमें? टेंगा वनों की है। किसकी है? टेंगा वन, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए टेंगा वनों में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है इनसे, टेंगा वनों से, जिसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। टेंगा वनों में चीड़, फर, देवदार, स्प्रूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोरिंगा कच्छ वनस्पति निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बैक टू बैक बताइए। कोरिंगा वनस्पति एक कच्छ वनस्पति है। कोरिंगा कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसको हम चर्चा कर चुके हैं सिविल सर्विसेज में भी, उसकी टेस्ट सीरीज में। आंध्र प्रदेश में है ये, बी है इसका आंसर। तो कोरिंगा कच्छ वनस्पति आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फास्फोरस अनेक प्राणियों को कवच, अस्थियां और दांत आदि बनाने में सहायता देता है। प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी भी रूप में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मिलता है, जरूर मिलता है, फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है नए चट्टानों में, फॉस्फेट के रूप में। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली। तो देखिए फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में है, जो कि फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए रहते हैं। तो ये 15 प्रश्न इन्वायरमेंट इकोलॉजी के PCS लेवल बड़ी तीव्र गति से हमने कवर किए। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखिए, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर
कौन सा टेस्ट था ये? 114 114 तक पहुंच सकते हो। एक लाइक करना टेस्ट पसंद आता है तो, और इस चैनल की वीडियो का लाभ उठाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लाल बटन दबाकर और घंटी का बटन दबाकर।